गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल डायनेमिक ट्यूशन क्लासेस। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपने यूट्यूब चैनल पर एक सीरीज चला रहे हैं 10th क्लास के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस बार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो देखिए, हमने इस सीरीज में अपने एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, और जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, उसकी भी एक क्लास हो गई थी। आज जो लेक्चर होगा वो क्लास होगी क्लास नंबर 2। तो देखिए, इसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। आप अपने नोटबुक को ओपन करिए और नोट्स को लिखना साथ के साथ चालू करिए। देखिए, पहले हमने इस चैप्टर में आपको ये बता दें क्या करा दिया था। हमने आपको बता दिया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस कौन सी यूज करते हैं, और हमने ये भी बता दिया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं। अब हम उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, चेंज इन स्टेट। क्या है? चेंज इन स्टेट। देखिए, मैंने जब पिछली बार बताया था, एक आपको एग्जांपल दिया था। जैसे हमारा आइस है, क्या है? आइस। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो हमारा आइस है उसे हम मेल्ट करते हैं तो हमारा क्या बनता है? वाटर। तो हमारी आइस जो होती है सॉलिड स्टेट में होती है, और जो वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है। इस वजह से हमारा एग्जांपल है किसका? चेंज इन स्टेट का। लेकिन हमने यहाँ लिखा हुआ है क्या? द कंबंशन रिएक्शन ऑफ कैंडल। जो रिएक्शन जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उस समय जो कंबंशन रिएक्शन होती है, इस चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस, तो उसमें चेंज स्टेट किसमें बदल जाती है? सॉलिड से लिक्विड में, और गैस भी हमारी बाहर निकलती है। उसके बाद जो सेकंड एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है चेंज इन कलर। कौन सा है? चेंज इन कलर। तो देखिए, चेंज इन कलर में कोई भी रिएक्शन जब होगी तो रिएक्टेंट किसी और कलर का होगा और प्रोडक्ट कभी तो कलरलेस होगा या उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हमने लिखा हुआ है द रिएक्शन बिटवीन सिट्रिक एसिड। जो रिएक्शन किसके बीच में होगी? सिट्रिक एसिड के बीच में, और पर्पल कलर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। देखिए, एक तो हमारा सिट्रिक एसिड है और एक पर्पल कलर का पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। देखिए, ये फॉर्मूला होता है सिट्रिक एसिड का C6H8O7। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। और KMnO4 ये हमारा क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट है। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो देखिए, हमें जो मिलता है कलर चेंज होगा पर्पल कलर टू कलरलेस, जिसमें कलरलेस में बदल जाएगा। एक तो मिलता है प्रोडक्ट में हमें परमैंगनेट एसिड जिसका फॉर्मूला है HMnO4, और दूसरा मिलता है हमें पोटेशियम आइसोसाइट्रेट। क्या होता है? पोटेशियम आइसोसाइट्रेट, जिसका फॉर्मूला होता है C6H5K3O7। ये हमारा क्या है? पोटेशियम आइसोसाइट्रेट। ठीक है। उसके बाद अगली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब जो कोई रिएक्शन होगी तो हमारी हीट बाहर निकलती है, गैस बाहर निकलती है। तो उसी चीज को हमने इस रिएक्शन में लिखा है क्या? देखिए, जब हमारी इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेंगे, ये क्या है? जिंक है, और H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो हमारे रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। और जो हाइड्रोजन गैस है ये है हाइड्रोजन गैस, ये इवोल्यूट होती है। तो यही है एग्जांपल हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का। उसके बाद अगला एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर। कि देखिए, हमारी रिएक्शन जब होगी तो टेम्परेचर में भी चेंज आएगा। तो जैसे हमारा क्या है, हमने गैस ये हो जिसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या बोले तो क्विकलाइन। क्या बोलते हैं? क्विकलाइन। और ये वाटर, जो क्विकलाइन और वाटर हमारे रिएक्शन करते हैं तो मिलता है हमें सिलेक्ट लाइन। क्या मिलता है? सिलेक्ट लाइन, जिसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज होती है। क्या होती है? हीट रिलीज। तो ये एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का। उसके बाद अगली हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ PPT, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। जो हमने आपको बताया था कि किसी भी टेस्ट ट्यूब वगैरह को हम लेते हैं, या हमने बीकर ले लिया तो उसमें तो साइड में रह जाता है, जम जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? PPT कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। बाकी हम जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो जब हमारा सोडियम सल्फेट, एक्वस सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन मिलते हैं तो देखिए रिएक्शन क्या होगी। यहाँ से हमारा Na और Cl, मतलब क्या? NaCl अलग होगा और मिलेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट,
और जो हमारे बैरियम सल्फेट होगा BaSO4 वही PPT होगा जो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तो इसी को कहते हैं PPT। क्या कहते हैं? PPT। तो देखिए हमने इसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है रिएक्शन की। कौन कौन सी? पहली हमारी क्या? चेंज इन स्टेट, दूसरी है चेंज इन कलर, तीसरी इवोल्यूशन ऑफ गैस, चौथी है चेंज इन टेम्परेचर और फिफ्थ है हमारी फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये हमारी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। अब आगे हम चलते हैं, नोट डाउन कीजिए आप। देखिए आगे जो है हमारा है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। हमारा अगला टॉपिक है क्या है? बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए आप जब भी मार्केट में जाते हो और कुछ सामान खरीदते जाते हो तो होता क्या है, अगर आपको बैलेंसिंग करना हो उसे, जो तराजू होता है जिसे क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं या वेइंग मशीन कहते हैं, तो हम क्या करते हैं? सपोज कीजिए आपने सब्जी खरीदी, तो आप क्या करते हो? 1 किलो सब्जी ली, अगर आप 1 किलो का वेट इधर रखते हो तो आप उसे बैलेंस करने के लिए इतनी ही सब्जी इधर रखते हो, ठीक है, जो वेजिटेबल लेते हो। तो इसका मतलब क्या है? बैलेंस करना, चीजों को बराबर करना। तो इसी इक्वेशन में हम यही देखेंगे बैलेंसिंग क्या होता है। तो हमने डिफाइन है बैलेंसिंग की, द इक्वेशन इन विच एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑन बोथ साइड। ऐसी इक्वेशन जिसमें एटम्स जो होंगे हर एक एलिमेंट के जो एटम्स होंगे बोथ साइड में इन इक्वेशन आर इक्वल, क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसके अकॉर्डिंग? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग। मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मैं दूसरी वर्डों में लिखा है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। कि रिएक्टेंट साइड में जो भी एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो इक्वल होने चाहिए, इक्वल टू किसके? प्रोडक्ट साइड के। वही कहलाती है बैलेंसिंग। क्या कहलाती है? बैलेंसिंग। देखिए भाई माइक बंद हो गया था, क्या है मैंने बताया है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज सेम इन रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड। जो नंबर ऑफ एटम्स हैं हर एक एलिमेंट के वो सेम होते हैं, जितने रिएक्टेंट साइड में होते हैं उतने ही प्रोडक्ट साइड में होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है। अगर हम क्या करते हैं, इसी रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है CH3OH। इसको कहते हैं मीथेनॉल। क्या कहते हैं? मीथेनॉल। ये होता है हमारा मीथेनॉल। तो देखिए क्या होगा, कार्बन यहाँ काउंट करते हैं, कार्बन कितने हैं? 1। और इधर कितने कार्बन है? यहाँ पे कार्बन है आपके 1। ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन है हमारे यहाँ 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने? यहाँ भी 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और हाइड्रोजन कितने? 3 और 1 4। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है? हमारे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर मैं 2 लगा दूं तो इक्वेशन बैलेंस। देखिए कार्बन 1 कार्बन 1, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 टू 4 और ये 3 1 4। ये हमारी है बैलेंसिंग कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट साइड इक्वल टू प्रोडक्ट साइड, वही होती है आपकी बैलेंसिंग। जैसे हमने एग्जांपल लिया अगला, आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन सुनी होगी, 5th क्लास से हम पढ़ते रहते हैं, 6th 7th 8th में आके 9th में पढ़ते हैं। वही है, हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखी है। जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, तो हमें क्या देता है? ग्लूकोज और क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस इवोल्यूट होती है। तो देखिए ये है ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। हम क्या करते हैं? ये देखते हैं बैलेंस है या नहीं। ये कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है इधर? यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितने? 6। इसका मतलब कार्बन ही बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे अगर 6 लगा दें तो कार्बन कितने हो गए? 6 1 6 और यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 6। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने? 2 और यहाँ पे कितने? 12। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितने? 2 है। अगर मैं यहाँ पे 6 लगा दूं तो 6 2 जा 12। तो कार्बन कितने हो गए? सॉरी हाइड्रोजन कितने हो गए? 12 और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए? 12। कार्बन 6 हाइड्रोजन 12। अब ऑक्सीजन के लीजिए, ऑक्सीजन कितने? 6 2 12 इधर है और 6 ये है, 12 और 6 18। इधर देखते हैं, इधर 6 ये है और यहाँ पे 2 है। अगर मैं यहाँ 6 लगा दूं तो 12 ये और 6 ये भी 18। इसका मतलब दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। यही है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो बैलेंस है। उसके बाद मैंने एक वर्ड यूज किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है द मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही क्रिएट कर सकते। हम इसे क्या करते हैं? एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही कहलाता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब ये है कि जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट है वो इक्वल रहेगा टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है
टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक रिएक्शन और कराता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप बैलेंसिंग की, उसके बाद आप सीख जाओगे अच्छे से। इसे नोट डाउन कीजिए। देखिए, हमने जो ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन में हमने स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि बैलेंसिंग कैसे करनी है आप लोगों को। तो देखिए क्या करना है आपको। हमने बैलेंसिंग के लिए स्टेप लिखे हैं। पहला, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। तो राइट द गिवन इक्वेशन इन बॉक्स। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी होगी उसके लिए बॉक्स बना लीजिए। क्या बनाना है आपको? बॉक्स बनाना है। जैसे आपकी इक्वेशन है Fe plus H2O gives FeO4 और H2 हाइड्रोजन। तो एक इक्वेशन है, और आपको फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड। इक्वेशन की रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों में नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कीजिए। क्या करना है? नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे Fe कितने इधर रिएक्टेंट साइड में 1 और प्रोडक्ट साइड में Fe कितने 3 और हाइड्रोजन कितने इधर रिएक्टेंट साइड में 2 और इधर कितने 2, ऑक्सीजन कितने 1 और इधर ऑक्सीजन कितने 4। इसका मतलब बैलेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स। हम नंबर ऑफ एटम्स को इक्वल करेंगे ऑफ एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। जिसके पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं, सबसे पहले उससे बैलेंस करेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास सबसे ज्यादा एटम्स हैं, प्रोडक्ट साइड में कितने 4। तो हम क्या करते हैं, पहले 4 को बैलेंस करेंगे। तो इधर हमारा ऑक्सीजन 1 है, इधर 4 है, तो हम इधर क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई। जैसे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो तो 4 हो जाते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कितने हो गए 8। ठीक है, और आयरन इधर कितने 1 और इधर कितने 3। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स। बाकी सभी एटम्स को हम इक्वल करने की कोशिश करेंगे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, दोनों साइड्स में। ठीक है, बाय एडिंग द कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। उनके आगे इतने ही एडिंग कोएफिशिएंट को ऐड कर जितने होने चाहिए। जैसे क्या है, अब देखिए Fe इधर कितने 3, तो हम इतने 3 ऐड कर देंगे यहाँ। उसके बाद यहाँ पे हमारा ये कितना था, ऑलरेडी इतना ही हमने उतारा। इधर ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने इधर 2, इधर हमने क्या इधर इसमें हमने 2 उतारा। अब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, अगली इक्वेशन में Fe3 ठीक है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, इधर 4 2 जा 8, ऑक्सीजन 4 1 जा 4, ऑक्सीजन 4। इसका मतलब दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड। लेकिन आपको हर इक्वेशन के आगे जो उनकी स्टेट होती है, फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक्वस है, वो लिखनी होती है। तो हम इसे एक्वस स्टेट में लिखेंगे। जैसे ये हमारा आयरन है, सॉलिड स्टेट में होगा, वाटर वेपर की फॉर्म में होगा जो गैसियस स्टेट में होगा, फेरिक ऑक्साइड जो Fe3O4 है वो सॉलिड होगा और हाइड्रोजन गैस होगी। तो हमने इनके ब्रैकेट में क्या लिखना होता है, इनकी स्टेट्स लिखनी होती है, फिजिकल स्टेट्स। क्या लिखनी होती है, फिजिकल स्टेट। यही स्टेप्स होते हैं बैलेंसिंग के। एक बार आप अगर नहीं समझ में आ रहा हो, वीडियो को रिपीट करके देख ले, लेकिन बैलेंसिंग इस तरह से ही होगी। और आप क्वेश्चंस को मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस करें, जिससे आपके बैलेंसिंग हो जाए। अब हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जो सारे क्वेश्चंस होंगे और आप करेंगे। थैंक यू फॉर इस क्लास के लिए। आज हम इतना ही रखेंगे।